हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यूज। अगर आप सभी सीजी टेट सी टेट आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें लिए गए सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेदी स्मृति, ऑप्शन बी लघुकालीन स्मृति, ऑप्शन सी दीर्घकालिक स्मृति या ऑप्शन डी संचयन। तो इसमें पूछा है कि किस प्रकार की स्मृति को हम असक्रिय स्मृति भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घकालिक स्मृति को हम असक्रिय स्मृति भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसे असक्रिय स्मृति में क्या आएगा, जैसे कि हम कुछ चीजें जिसे हम याद करते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर उसे दिमाग से हटा देते हैं या भूल जाते हैं, एक प्रकार से, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घकालिक स्मृति कहेंगे। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों में अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांकों के बीच के अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी बारंबारता, ऑप्शन सी वर्ग अंतराल, ऑप्शन डी वर्ग आकार। तो इसमें आंकड़ों में अधिकतम, अधिकतम यानी कि ज्यादा, न्यूनतम यानी कि कम, है ना। तो प्राप्तांकों के बीच के अंतर को पूछा है, क्या कहा जाता है? तो जैसे कि आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 1 और सबसे बड़ा हो जाएगा 5। तो इसके बीच के अंतर को ही क्या कहेंगे हम? ये पूछा है। तो इसे हम कहते हैं सीमा। इसे सीमा और सीमा को ही क्या कह सकते हैं? तो परिसर। सीमा को हम और परिसर कह सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा। और बारंबारता किसे कहेंगे? तो जैसे अ, कोई नंबर जो है वो बार बार आए, जैसे कि 1 1, 2 2 2, ऐसे टाइप से, उसे हम क्या कहेंगे? बारंबारता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास निम्न में से किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी केवल गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं, ऑप्शन डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र है। तो इसमें बाल मतलब विकास के बारे में पूछा गया है। जो विकास जो है वो निम्न में से किसको संदर्भित करता है, पूछा है। तो विकास में पहले विकास के बारे में जान लीजिए, है ना। विकास जो है उसमें दोनों चीजें होती है ना, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। ये दोनों चीजें होती है किसमें? विकास में। और वृद्धि में, तो वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर यहाँ पर वृद्धि दिया रहता तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर विकास की बात की गई है तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होंगे और उसके अनुरूप होते हैं ना। जैसे कि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं होते, है ना, उसके अनुरूप होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो गुणात्मक परिवर्तन है वो मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी भूमिका प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए अध्यापकों की, ऑप्शन बी पड़ोसियों की, ऑप्शन सी माता पिता की या ऑप्शन डी संगी साथियों की। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम कहेंगे, ठीक है। इस उम्र में बालक जो है वो सबसे ज्यादा करीब किसके होता है? अपने माता पिता के ही होता है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ ही
बिताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता की प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी, स्कूल भाषा में कई भाषा प्रयोगशालाएं बनाना। ऑप्शन डी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो राष्ट्रीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना ये तो नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा तो है ही नहीं, है ना। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक शिक्षा देना, ये भी बेटर नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन सी, स्कूल में कई भाषा प्रयोगशालाएं बनाना। अब भाषा प्रयोगशालाएं बनाकर भाषा विकास तो नहीं कर सकते बच्चों का, है ना। ऑप्शन डी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना, ये बेटर ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इससे ही बालक जल्दी व अच्छे से समझते हुए सीखते हैं। तो हमें मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, और इसे एनईपी 2020 भी बोलता है ना, कि बच्चों को हमें मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बच्चों के विकास को प्रभावित करता है? इन चारों में से कौन है जो बच्चों के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार। ऑप्शन बी, बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार। ऑप्शन सी, बच्चे पर सहकर्मी का प्रभाव, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही हो जाता है ना, क्योंकि बच्चों के प्रति शिक्षा का व्यवहार, तो बच्चों के प्रति शिक्षा का व्यवहार भी उसे प्रभावित करेगा, उसके विकास को। उसके माता पिता का व्यवहार भी करेगा, और सहकर्मी का प्रभाव भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता ही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी, भौतिक दशाएं। ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वृद्धि एवं विकास को अनुवांशिकता, बच्चे की अनुवांशिकता भी प्रभावित करती है, उसकी भौतिक दशाएं भी प्रभावित करती है ना, उसके चारों तरफ का वातावरण प्रभावित करता है। एक प्रकार से जो वृद्धि एवं विकास है उसको अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता प्लस क्या, वातावरण, दोनों प्रभावित करते हैं हमेशा, है ना। अनुवांशिकता एवं वातावरण, भौतिक दशाएं जो है इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? वातावरण आ जाएगा उसके चारों तरफ का। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं किसके अंतर्गत आ जाएगी? वातावरण के अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। ऑप्शन ए, एकल परिवार में। ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार में। ऑप्शन सी, दोनों में। या ऑप्शन डी, किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, संयुक्त परिवार में जो है बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं पहले, एकल परिवार जो होता है ना, इसमें माता पिता और बच्चा ही आते हैं, है ना, ये तीनों ही आएंगे। तो इसमें तो बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो तीन ही लोग हैं बस, है ना। लेकिन जब बच्चा संयुक्त परिवार में रहता है ना, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे टाइप से, है ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो उसका क्या होगा, जब आप ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं तो आपका सामाजिक विकास क्या होता है? ज्यादा अच्छे से होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार में बालक के सामाजिक विकास तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए, अधिगम एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है, बोल रहा है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को हमेशा पाठ्य पुस्तक से अधिगम के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, अधिगम एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, अधिगम आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। तो अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण की बात की गई है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसमें
अधिगम के एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है। तो अधिगम एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया होती है ना, तो ये आंसर गलत होगा। और विद्यार्थी को हमेशा पाठ्य पुस्तक से अधिगम के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो पाठ्य पुस्तक से अधिगम के लिए मार्गदर्शन, इसके अलावा भी तो और भी चीजें होती है ना। और अधिगम एक सक्रिय अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, और अधिगम आत्म केंद्रित प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिगम जो है एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम जो है एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि क्योंकि इसमें रचनावादी दृष्टिकोण के से पूछा जा रहा है ना, तो ये रचनावादी जो है वो हमेशा क्या होता है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है ना, एक्टिव प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना तब होता है जब अधिगम होता है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी प्रासंगिक और व्यवहारिक, ऑप्शन सी निष्क्रिय और सैद्धांतिक, ऑप्शन डी रट्टा या शिक्षाप्रद। तो करके सीखना का मतलब ही क्या होता है, स्वयं के द्वारा जब बच्चा किसी कार्य को करता है और उसके बारे में सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करके सीखना। तो ये कब होता है, जब अधिगम शिक्षक केंद्रित, ये तो नहीं होगा, है ना, प्रासंगिक और व्यवहारिक। तो इसमें प्रासंगिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रासंगिक का मतलब ही क्या हो जाएगा, जो बच्चों से रिलेटेड हो, है ना, जैसे कि बच्चे स्वयं करके सीखे, बच्चों से रिलेटेड हो। और व्यवहारिक, तो निष्क्रिय और सैद्धांतिक, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। निष्क्रिय करके सीखना, निष्क्रिय कैसे हो सकता है, वो तो एक्टिव प्रोसेस है ना। रटना या शिक्षाप्रद, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रासंगिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारी सोच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। यहाँ पर अब सारी सोच की बात की गई है। अब सारी सोच को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग ही कहते हैं हम अब सारी सोच को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए श्रेणीकरण, ऑप्शन बी विचारों का प्रवाह, ऑप्शन सी अंकगणितीय तर्क, ऑप्शन डी एक समाधान। तो अब सारी सोच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होगा। तो पहले आप सारी सोच देखते हैं। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक प्रकार से इसे हम सृजनात्मकता भी कहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो नई नई चीजों का क्या करता है, निर्माण करता है ना, स्वयं के द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारों का प्रवाह होता है किसमें, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, है ना, नई नई चीजों का निर्माण करता है इसके द्वारा बालक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत में बुद्धि के जी और एस कारकों के बारे में बात की है। ऑप्शन ए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, या ऑप्शन डी बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत। ये चारों एक ही जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर स्पीयरमैन की बात की गई है ना। पहले हम जी कारक और एस कारक देख लेते हैं। जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, ठीक है, और एस कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा अर्जित की जाती है। तो स्पीयरमैन ने जो जी कारक और एस कारक यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को ही हम क्या कहेंगे, जी और एस कारकों के बारे में बात की थी स्पीयरमैन ने। अब हम देख लेते हैं ये बाकी सिद्धांत में बुद्धि का जैसे समूह कारक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था थर्स्टन के द्वारा। समूह कारक सिद्धांत दिया गया था थर्स्टन के द्वारा। ऑप्शन सी में है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जो बहुकारक सिद्धांत है ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या में कठोरता छात्रों के अधिगम में सकारात्मक मार्ग बनती है। अब जो कठोरता है वो छात्रों के अधिगम में, है ना, सीखने में सकारात्मक मार्ग कैसे बनेगी, ये तो नेगेटिव है। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र स्रोत है जो अधिगम को सर्वोत्तम बना सकती है ना। तो जो पाठ्य पुस्तक है वो केवल
एक ही स्रोत तो नहीं होगी, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं जो कि अधिगम को सर्वोत्तम बना सकती है। ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। ये सही हो जाएगा। जो शिक्षक और छात्र का संबंध होता है वो छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी मत लगा दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 25 MCQs है। इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कितनों के आंसर पहले से पता है ना, आप लोगों ने कितने सही आंसर किए, ये सभी को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन सी, विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ऑप्शन डी, विकास की दर एक समान होती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है ना, सही नहीं है पूछा है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। और विकास की जो दर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें ऑप्शन डी में बोला गया है कि विकास की दर एक समान होती है। लेकिन देखो ऑप्शन सी में क्या बोला है कि विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न होती है बोला है ना। तो एक दर यहाँ पर एक समान तो नहीं होगी, और यहाँ पर सही नहीं है, उस कथन को पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विकास की दर एक समान नहीं होती बल्कि क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जो विकास का जो क्रम है ना, विकास का जो क्रम है वो क्या होता है, समान होता है। विकास का क्रम जो है वो समान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसका भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर पर का है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी, अंतर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी, निरंतरता का सिद्धांत। या ऑप्शन डी, एकरूपता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर संबंध का सिद्धांत। इसे हम जो अंतर संबंध का सिद्धांत है इसे हम परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और विकास के सभी पक्ष जो हैं, है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो विकास है इसके जो सभी पक्ष होते हैं, है ना, सभी पक्ष जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, यह जैसे कि किसी एक पक्ष पर प्रभाव पड़ता है तो उसका असर दूसरे पक्ष पर भी दिखाई देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का समग्र विकास किस पर आधारित है। ऑप्शन ए, देखभाल और शिक्षा की अविभाज्य प्रकृति पर। ऑप्शन बी, छोटे बच्चों की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और भलाई की आवश्यकता को संबोधित करने पर। ऑप्शन सी, विकास के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए परस्पर जुड़ी गतिविधियों पर। तो यहाँ पर समग्र विकास की बात की गई है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के प्रश्न सीजीटेट में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है पेपर में, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास के पक्षों में शामिल है। ऑप्शन ए, शारीरिक एवं गतिक विकास। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी, भाषिक विकास। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास के पक्षों में ये सभी शामिल होते हैं।
शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषिक विकास। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार शिक्षार्थी का विकास है। यहाँ पर स्किनर के अनुसार पूछा है। ऑप्शन ए सतत प्रक्रिया, ऑप्शन बी क्रमिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी द्रुतगामी प्रक्रिया, ऑप्शन डी सतत और क्रमिक प्रक्रिया। तो स्किनर के अनुसार जो है वो शिक्षार्थी का विकास जो होता है वो कैसा होता है, तो सतत और क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। केवल सतत नहीं होगा और केवल क्रमिक नहीं होगा, ये दोनों के द्वारा होता है, सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंध कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला है। इसमें शिक्षक संबंध कारक की बात की गई है। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवृत्ता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है शिक्षक संबंध की बात की गई है ना, संबंधित कारक की। तो बैठने की उचित व्यवस्था ये नहीं होगा, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता ये भी नहीं होगा। बैठने से और संसाधनों से शिक्षक संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित कैसे होगा, है ना। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, इसमें भी विषय वस्तु आ जा रहा है और विषय वस्तु आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक से संबंधित पूछा है। तो शिक्षक से संबंधित क्या हो जाएगा, जो शिक्षक है वो विषय वस्तु में प्रवीण है कि नहीं, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का उपयोग करना, ऑप्शन बी एक पाठ में उचित शिक्षण कौशल का चयन करना, ऑप्शन सी एक पाठ में अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एमपी क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होगी ही। शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ पूछा है ना। तो एक पार्ट में सभी शिक्षण कौशलों का उपयोग करना, तो एक ही पार्ट में आप सब जितने आपको शिक्षण कौशल पता है उसका उपयोग तो आप नहीं करोगे, तो ये आंसर नहीं होगा। एक पार्ट में अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, तो अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करना है, आपको जितनी आवश्यकता है आपके पाठ को पढ़ाने में आप उतने ही शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करोगे, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पाठ में उचित शिक्षण कौशल का चयन करना, कि क्या होता है, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए इसे उचित वातावरण चाहिए, ऑप्शन बी परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बिल्कुल करती है, ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी सही है। तो अधिगम के विषय में सही नहीं है पूछा है, तो इसे उचित वातावरण चाहिए, बिल्कुल। अधिगम आपको सीखने के लिए हमेशा उचित वातावरण की आवश्यकता होती ही है, लेकिन इसमें कहा गया है कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, परिपक्वता का इससे संबंध होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी दृष्टिकोण, पसंद और विश्वास विकसित करना, ऑप्शन सी समूह मन को और रीति रिवाज की स्वीकृति को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बच्चों के समाजीकरण का उद्देश्य होता है
वो व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना, तो केवल व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना ये नहीं होगा। दृष्टिकोण, पसंद और विश्वास विकसित करना, ये भी नहीं होगा। समूह मानकों और रीति रिवाज की स्वीकृति, केवल समूह मानकों और रीति रिवाज की स्वीकृति को बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा, है ना। जो समाजीकरण होता है वो सामाजिक समूह द्वारा क्या करता है, अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना, ये जो है वो समाजीकरण का उद्देश्य होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों की प्रवृत्ति और क्षमता, ऑप्शन बी बच्चों की रुचि, ऑप्शन सी सामाजिक मुद्दे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जॉन डीवी के अनुसार या किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या होगा, पाठ्यचर्या जो है ना, उसे हमेशा बच्चों की प्रवृत्ति और क्षमता ये होनी चाहिए, बच्चों की रुचि तो बिल्कुल होनी चाहिए और सामाजिक मुद्दे भी शामिल होने चाहिए। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बाधा हो सकती है, बोला है यहाँ पर। ऑप्शन ए अनुकूली खेल के मैदान, ऑप्शन बी सहयोगी यंत्र, ऑप्शन सी परामर्शदाता की सेवाएं, या ऑप्शन डी सामान्य पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर बाधा की बात की गई है ना, तो अनुकूली खेल का मैदान यानी कि खेल का मैदान जो है वो क्या है, अनुकूल है, जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में बच्चे हैं उनके लिए। सहयोगी यंत्र ये भी बाधा नहीं होगी, और परामर्शदाता की सेवाएं ये भी बाधा नहीं होगी, है ना। लेकिन जो सामान्य पाठ्यक्रम है वो समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा में क्या होगा, एक बाधा का काम करेगा, जो सामान्य पाठ्यक्रम है। क्योंकि हम पहले देखते हैं जो समावेशी कक्षा होती है ना, इसमें विशिष्ट और सामान्य, विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के बालक रहते हैं इसमें, है ना। समावेशी कक्षा में दोनों प्रकार के बालक आएंगे, तो इसमें जो है वो केवल सामान्य पाठ्यक्रम तो केवल सामान्य बालकों के लिए हो जाएगा और विशिष्ट बालकों के लिए, इसलिए ये बाधा उत्पन्न करेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए लंबे समय तक निष्क्रियता से सुनना, ऑप्शन बी लगातार गृह कार्य देना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य किया जाना, ऑप्शन डी छात्रों को सीखने और सीखने के तरीके के बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देता है। तो बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण की बात की गई है यहाँ पर। अनुकूल वातावरण जो है वो कौन सा होगा, तो छात्र जो है वो लंबे समय तक निष्क्रियता से सुनता है, ये तो नहीं होगा। लगातार गृह कार्य देना, ये भी अनुकूल वातावरण नहीं होगा। शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य किया जाना, नहीं, व्यक्तिगत कार्य नहीं किया जाता। और ऑप्शन डी में जो बोला है छात्रों को सीखने और सीखने के तरीके के बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देता है। तो अनुकूल वातावरण ऐसा करता है ना, ऐसा कर सकते हैं हम अनुकूल वातावरण देने के लिए बच्चों को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन चारों में ऑप्शन डी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।